नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। दिल्ली में बुधवार को द्वारका जिला न्यायालय में साल 2010 के धौला कुआं अपहरण और गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई, जिसमें फैसले की अगली तारीख अब 10 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। आरोपी उस्मान काले के वकील अमित श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में जो लिखित तर्क दिया था उसका जवाब पीड़िता की वकील सतविंदर कौर ने भी लिखित में दिया है। साथ ही वकील अमित श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि उन्हें यह उम्मीद है कि 10 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा। Today, the public prosecutor filed her written argument. I had filed my written argument on the last date of hearing, that is 2 days before, and some oral arguments have also been advanced by both the parties. Now the case is fixed for 10th of October, and final verdict may come on that day. No, I don't agree with this, and public prosecutor also not mentioned this thing. You have been wrongly informed, madam. This is not the case of public prosecutor. That's it. त्रिपुरा में बुधवार को मनु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित उम्मीदवार प्रभात चौधरी ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर रामेंद्र चंद्र नाथ ने विधानसभा में मुख्यमंत्री मनिक सरकार और अन्य विधानसभा सहयोगियों की मौजूदगी में प्रभात चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीपीआईएम उम्मीदवार प्रभात चौधरी ने 13 सितंबर को आयोजित हुए उपचुनाव में 15,971 वोटों से जीत दर्ज की थी। निरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पॉल के तत्काल निलंबन के मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉई एसोसिएशन पिछले 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर है। अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनईए ने बताया कि अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर सारिंग गांव ने कहा कि फिलहाल के जो हालात हैं उसकी वजह से इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि निरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पाल के निलंबन की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि एनईए का कहना है कि डॉक्टर दीपांकर पाल अपने पद का गलत इस्तेमाल करके ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं जो उस पद के योग्य ही नहीं हैं। Our only demand at this point of time, and since the beginning of our dharna, the peaceful dharna, I would say, is removal of Dr. Dipankar Pal, the director of NERIST. And this demand, we have been making this demand because of valid reasons. We have already established various facts regarding his irregularities, and then irregularities in appointment of the director himself. Then the major points are actually the mismanagement of the institute, and there are financial irregularities. There are irregularities in the appointment of officers and staff in the institute. Dr. Dipankar Pal has been appointed director of NERIST in 2011. He joined the institute on 24th October 2011. And we have found that his appointment itself has certain flaws, because we have found that the qualification, the prerequisite qualification given by himself in the form of his application, there also we have seen that first of all, the requirement is, as per our advertisement for a post of director, it is 15 years of teaching experience with 5 years with in the grade of professor. अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर यह आरोप लगाया है कि भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष किरण रिजिजू प्रदेश के गंभीर मुद्दे को उठाने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल अब इस मुद्दे पर रिजिजू के इस्तीफा की मांग कर रहा है। सेवा दल ने किरण रिजिजू पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के साथ जिस तरह का भेदभाव हुआ वो काफी निंदनीय है और गुजरात में हुए नस्लवादी भेदभाव की घटना की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम होगा। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बुधवार को ईटानगर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेवा दल के मुख्य आयोजक
कीपा कहा ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को अविलंब माफी मांगने की जरूरत है। वहीं गुजरात सरकार के जारी नए नक्शे में जो गलतियां हैं उसे भी सुधारने की मांग करते हुए कीपा कहा ने कहा कि गुजरात सरकार पर जबरदस्त टिप्पणी करने की जरूरत है। Our demand is there. Arunachal Pradesh Congress Seva Dal demand unconditional apology from the central government for showing Arunachal Pradesh and Aksai Chin as a dotted line disputed territory. Before, Chinese government used to show Arunachal on this contest. Chinese government used to show dotted lines. But now, what is happening? Indian government is still showing Arunachal as a dotted line. So our concern is why we are being treated like this. Because Arunachal Pradesh is run by Congress government. This is not acceptable in any case. We are very much concerned about the Arunachal Pradesh. We are the citizen of India. The Arunachal Pradesh is a part of India. One thing is very serious concern about the one Lok Sabha MP is representing from the Arunachal West Parliamentary constituency from the BJP party, but he is the Home Minister, State and Union. Why he is escaping? Why he has engaged it? वो कहाँ में था? क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश का बारे में वो अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट करता है, उनको जानकारी है। उनको क्यों चाइनीज प्रेसिडेंट जब आते समय में उनको क्यों साथ में नहीं बिठाया गया? इस विषय में मैं इसलिए अरुणाचल MOS होम भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आप किस उस समय में कहाँ में था? और आप being a MP of Arunachal Pradesh, being a citizen of India, you are the responsibilities of our country. You have been allocated the Ministry of Home in Government of India. He should be gracefully resign from his ministry. If he feels that I am a Arunachal, I am a Indian. जिस पद में वो बैठ के उसको सम्मान नहीं देता है, अपना ही पार्टी के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग, उस पद को क्यों अभी तक बैठा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक जाने का सफर अब बेहद ही आसान और सुविधाजनक होने वाला है और आने वाले दिनों में हवाई मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग से भी अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से जुड़ जाएगा। भारतीय रेल जल्द ही नाहरलगन से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद नवंबर के अंत तक ट्रेन की शुरुआत कर दी जाए। ट्रेन दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए नाहरलगन आएगी। इस खबर पर पूर्व लोकसभा सांसद ताकम संजय ने खुशी जाहिर की और कहा कि नाहरलगन से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ईटानगर से यानी कि गुवाहाटी से दिल्ली से ईटानगर तक जो एक्सटेंडेड राजधानी भी हो, जो भी हो, ये ऑलरेडी यूपीए 2 का समय में ऑलरेडी तय किया गया है। उसका बजट का भी प्रोविजन किया गया था। तो ये जो रेलवे जो है नाहरलगन तक जितना तक रेलवे लाइन करना चाहिए था, पूरा का पूरा कमीशन हो चुका है मेरे समय में। और रेलवे अथॉरिटी ने बहुत ये भी प्रोग्राम जो है 4-5 साल पहले ही कमीशन होना चाहिए था, लेकिन काम कहीं पर रुक गया है। तो मेरा एक अपील है कि रेलवे में पूरा का पूरा आदमी आ गया, अरुणाचल पूरा बिक गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपसू को या अंशु को, हमारे स्टूडेंट बॉडी को, मैं फॉर्मर स्टूडेंट लीडर का हिस्से से मैं एक क्लियरिफिकेशन, आप रेलवे को पूरा बंद करना चाहिए तो पहले ही बंद करना था। रेलवे को आने के लिए हमने रास्ता दिया है, रास्ता बनाया है। अभी प्राइस एस्केलेशन का बारे में, वेजिटेबल्स का जो कीमत जो है बहुत ऊपर है, ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इफेक्टिव से भी लागू है। इसलिए रेलवे में आप हज़ार और हज़ार टन्स भी ले सकते हैं। तो हमारे बाज़ार का और सारे ईटानगर अरुणाचल के जो आम आदमी को आपका प्याज का दाम कीमत जो है, आपका चावल का कीमत होगा, यानी कि आपका ऑनियन का कीमत होगा। हमारा लोकल प्रोडक्शन उतना काश नहीं है, तो इसका कीमत जो है रेलवे से ट्रांसपोर्ट करता है, कीमत पूरा नीचे गिर जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में आज से शुरू होने वाले जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 25 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलने वाले जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जीरो के किसी भी होटल में कमरे खाली नहीं बचे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक को देखने भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट के रहने के लिए 100 से भी ज़्यादा तंबू लगाए जा रहे हैं।
फेस्टिवल के डायरेक्टर हानो बाबी ने बताया कि इस बार समारोह में 30 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल बैंड हिस्सा ले रहे हैं। सेट डिजाइन करने वाले केलोक के ब्रह्मदत्ता ने बताया कि इस बार का स्टेज स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसे स्थानीय लोगों ने ही मिलकर तैयार किया है। वहीं आपातानी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकू चाटुंग ने क्लीन जीरो ग्रीन जीरो की बात कही और लोगों से अपील की है कि सभी साफ सफाई का ख्याल रखें। फेस्टिवल में इस बार म्यूजिक इवेंट के साथ साथ बाईसाइकिल एक्सपीडिशन, हेरिटेज टूर और ट्रेकिंग कम पिकनिक भी आयोजित की जा रही है। Being honored by the Sherpa Festival, the biggest web portal of festivals, as one of the most organic festival of India, Zero Festival of Music. I'm quite honored, and this year, I'm really excited because we are having many queries for the queries from the attendee, and hopefully, as the festival is getting bigger and bigger every year, so I expect 1,000 number of tourists from out of Arunachal. The festival's USP itself is they're putting all the artists in the homestay, and there are people's left who are really willing to give their homes for the artists, and the first year we started this initiation, the artists had really appreciated and they really want to stay in the homestay. So I hope this festival will make a mark in the will mark the experience of people coming from outside, experiencing the Apatani culture, their homestay, their food, and take back a memory of a new friends in the place, away from their home. लास्ट ईयर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लिया था डिज़ाइनिंग का वो डिफरेंट था, समथिंग मॉडर्न, बट इस ईयर का डिज़ाइनिंग का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि ये हम लोकल मटेरियल्स और लोकली डिज़ाइन जो मिलता है उसको हम लोग अलग से कंपोज करके हम लोग अभी ये स्टेज को डिज़ाइन किया बेसिकली। और हम लोग काम स्टार्ट किया था अराउंड 27 अगस्त को, बिकॉज बारिश के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बट ऑलमोस्ट अभी काम ख़त्म है एंड सारा लोकल बॉयज़ दिस टाइम इन्वॉल्व है हमारा कंस्ट्रक्शन में। लास्ट ईयर हम लोग बाहर से भी लाए थे, बट इस ईयर का जो स्टेज है बेसिकली इट्स बिल्ड बाय द लोकल गाइज ओनली। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से बंदरदेवा तक बनने जा रहे 4 लेन वे रोड के निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों के सामने कई समस्या अब सामने आ रही है। इस मुद्दे पर पूर्व लोकसभा सांसद ताकम संजय ने हाईवे से प्रभावित लोगों का पक्ष लेते हुए कहा कि हाईवे के बनने से लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं संजय ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का अनुरोध भी किया है और राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए और प्रभावित लोगों को मुआवजा दी जानी चाहिए। नेशनल हाईवे 4 लेन जो आपका होलोंगी से लेके ईटानगर का कॉम्पेंसेशन जो देना चाहिए था वो ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन ये जो कॉम्पेंसेशन था ये फर्स्ट फेज का था। जब 2013 का जो एक्ट ट्राइबल एरियाज ट्राइबल पीपल के लिए जो एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में, मैं भी वहाँ उसका सांसद था, तो 2013 जनवरी तक वो नहीं हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन कम पैसे में हो चुका है। लेकिन 2000 एक्ट रिलीफ रिहेबिलिटेशन कॉम्पेंसेशन ऑफ लैंड स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, उसको अब एक क्लोज भी आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ जितना जस्टिफिकेशन जो ट्राइबल आदमी लोग प्लॉट लिया है, लैंड अलॉटमेंट लिया है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ को नहीं समझ के कोई लोग बोल रहा है कि आप ये सरकार का लैंड है। आप जब अलॉटमेंट दिया है यानी कि आप कोई इंडस्ट्री को, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 40 और 50 साल के लिए आप लीज दिया है, 40-50 साल का ओनरशिप उसी आदमी को ही मिलता है। तो इसमें सरकार आप एट एनी टाइम हम वापस ले सकता है, लीज में पीरियड का नियम है,
ये थोड़ा जो कहानी दोहराता है ये जस्टिफाइड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन प्रजाति की आबादी कम होती जा रही है और ऐसे में जितने भी ब्रीडिंग फार्म है वो अब जर्जर अवस्था में है। आपको बता दें कि मिथुन अरुणाचल प्रदेश का पशु है और ये प्रदेश का घरेलू पशु भी माना जाता है। मिथुन इकलौता ऐसा पशु है जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। ईटानगर से 95 किलोमीटर दूर सागाली में एक ब्रीडिंग फार्म है जो कि सिर्फ नाम के लिए ही है, क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ ना तो कोई मरम्मत कराई गई है और ना ही किसी अधिकारी ने यहाँ का दौरा किया है। हर साल लाखों रुपये ब्रीडिंग फार्म की मरम्मत के लिए दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पैसा मरम्मत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये जाता कहाँ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में मिथुन पशु के बिना ना तो कोई पूजा होती है, ना ही कोई त्यौहार मनाया जाता है और ना ही कोई शादी संपन्न होती है। परंपराओं के अनुसार मिथुन को धन का प्रतीक भी माना गया और प्रदेश के जनजातीय जीवन का आधार भी माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार मिथुन की कुल आबादी का 68% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत से लोग पिछले काफ़ी समय से मिथुन पालन गतिविधियों में लगे हुए हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।